डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो आज गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गॉस थ्योरम। तो चलिए इसे समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ऐसे समझे हम लोग। आर फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्लक्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं सर्कुलर हो, सिलिंड्रिकल हो, तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक सेकंड में यहाँ पे जो है 10 मिलीलीटर फ्लो हो रहा है टोटल वॉल्यूम से। वॉल्यूम इसका 10 यूनिट हो तो इसका फ्लक्स क्या होगा? दैट मीन्स वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम। ये कितना लिक्विड फ्लो होगा और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा फ्लक्स। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं क्या है। सिंपल से डेफिनेशन रखेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लक्स, या फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्लक्स। ये तो बात हो गई फ्लक्स की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको देखते हैं। जब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे फ्लक्स तो होगा, बट कोई कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल कंडीशन। होता क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ऐसे समझते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं यहाँ से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होता है। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। ऐसे होता है। बट अगर सिस्टम हो किसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, निगेटिव चार्ज भी हो, तो इनका जो डायरेक्शन होता है ये फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इस तरह से एक मिनट बना रहा है, ऐसे कुछ होता है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है इस तरह से, और यहाँ जाके दी एंड हो जाता है इसका। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। ये लगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये देखना हमको। कि मान लेते हैं अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ये समझते हैं जरा। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहें ये क्या है? ये फील्ड लाइंस है सारे। ये क्या है? फील्ड लाइंस है। यहाँ से देखते हैं, अगर ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो 3D है, सरफेस है, यहाँ से देखेंगे कि कितने लाइनें पास कर रही हैं, कितने लाइनें पास कर रही हैं। ये लाइन पास, ये नहीं पास कर रहा, इसको नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, number of electric field lines passing through a surface linked with uniform electric field is called electric flux। कहने का मतलब ये है कि किसी सरफेस से पास करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बातें समझ में आ गई? तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ electric field lines passing through the surface area linked with
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, कहाँ से पास होने वाला, उस सरफेस एरिया से, किस सरफेस एरिया से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट है, ये हो गया। और अगर सिंपल देखा जाए तो जहाँ तक बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, फाई ई से। फाई का मतलब हो गया फ्लक्स, फ्लक्स को बताया नहीं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, और जब ई हो गया तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर डिफिनीशन देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है ई डॉट एस, ई डॉट एस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the normal direction, along the normal direction, and yes is the surface area, surface area linked with uniform electric field। तो ये बातें समझ में आ गई। यहाँ से और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर फाई ई को डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं, एक लाइन इसको और आगे लिखिए तो हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ये चीज ठीक। नॉर्मल along to the normal direction of surface area, surface area। यहाँ से देखते हैं, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फाई ई इज डिफाइंड एज दी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, कंपोनेंट ऑफ electric field intensity along the normal direction of surface area and area of that surface। कहने का मीन्स ई का और एस का, एस क्या सरफेस एरिया, कहीं कि इसको ए से रिप्रेजेंट किया होगा, एफ आर एरिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, ई और एस का प्रोडक्ट है। यहाँ पे नॉर्मल कहने का मतलब क्या, ई कॉस थीटा जब हम ले रहे हैं तो इसको नॉर्मल कंपोनेंट का, ये डॉट में कॉस होता, अगर क्रॉस होता तो साइन होता। ये दो चीज़ें लर्न रखनी है आप लोगों को। तो क्लियर, ये हो गया, यहाँ से डिफिनीशन हो गया। ओके, नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक, और एक जो सिंपल डिफिनीशन मैंने बताया है, जो कि पहले ही लिस्ट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस एरिया लिंक्ड विद दैट सरफेस, ये हो गया फाई। अगर फाई की यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर, और इसका जो हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। तो अभी तक जितने भी मैथमेटिशियंस हुए या फिजिसिस्ट हुए, किसी ने क्लियर नहीं किया कि जो एरिया है, किसी भी सरफेस का एरिया है, या वेक्टर क्वांटिटी है या और स्केलर क्वांटिटी। बट जब लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एरिया के बारे में, तो इसको लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। चलिए, तो ये समझते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। सिंपल सा
एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी सरफेस की अगर बात कर लें, प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस के मैग्नीट्यूड को, उसके एरिया के मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स एरिया वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस का एरिया होता है और डायरेक्शन उस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। इस हाथ अगर मान लें इस सरफेस, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगा। इस समय जो सरफेस है ये या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ओके। और ये एरिया, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये होगा। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे एरिया वेक्टर फॉर ए प्लेन सरफेस, एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस is a vector whose magnitude is equals to the area of the surface and direction is perpendicular to that surface। बातें समझ में आ गई? इसी सरफेस की बात करें, इस समय इसका डायरेक्शन ए है, मैग्नीट्यूड तो ए है, बट अगर ऐसे कर दें तो इस सरफेस का जो सरफेस वेक्टर है मैग्नीट्यूड मतलब कि ये तो होगा ही होगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इस केस में इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इस केस में यहाँ से हमसे लेफ्ट होगा, यहाँ से इस केस में हमसे राइट होगा, यहाँ से हमारे आपके तरफ होगा। क्लियर? ये तो हो गया क्या? सिंपल समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है? ऐसे यस है, यस। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ऐसे मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। ये हो गया एरिया वेक्टर। क्लियर इतनी चीजें? तो क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस, एस या ए, इज ए वेक्टर। सिंपल से एरिया वेक्टर क्या? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस सरफेस के वेक्टर के इक्वल होता है और डायरेक्शन क्या होता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर इतनी सारी चीजें? इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड एंगल। क्या देखते हैं? सॉलिड एंगल। चलिए, सॉलिड एंगल, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आई पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आई है, तो यहाँ से एक एंगल इस तरह से कुछ फॉर्म होगी, इस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। क्लियर है? दैट मीन्स डिफाइन क्या करेंगे हम लोग? एंगल सबटेंडेड बाई any object to the eye is called solid angle. It is represented by ओमेगा। अगर ये बहुत स्मॉल है, ये एंगल क्या वेरी स्मॉल है, तो इसको हम लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है? एस अपान आर स्क्वायर होता है। एस क्या है? इसका सरफेस एरिया है और आर ए डिस्टेंस है। यहाँ से मेजर करेंगे सॉलिड एंगल। बट फॉर वेरी स्मॉल ओमेगा इट विल बी हियर डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस अपान आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो हो गया सॉलिड एंगल। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े,
फ्लक्स पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, और अब पढ़ेंगे गॉस थ्योरम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा फाई ई एस ई डॉट एस ई एस कॉस थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, अगर सरफेस इस तरह से होगा, इस तरह से सरफेस होगा तो मैक्सिमम पास करेंगे, ये सरफेस एरिया ग्रेटर है, या ये कहा जाए जो कॉस थीटा की डायरेक्शन है एक कब मैक्सिमम होगा, एट थीटा इक्वल्स टू 0 फाई ई इक्वल्स टू मैक्सिमम। ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ 0 पर कैसे मैक्सिमम पास करेगा हमको चेक करना है। इसका डायरेक्शन क्या है, ए है, ए, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है देख रहे हम लोग, ये भी इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल होगा, या तो इधर होगा, पैरेलल होगा, दैट मीन्स कितना होगा 0 डिग्री, तो इस केस में मैक्सिमम होगा। अगर इसको ऐसे चेंज कर दें हम लोग, हाथ की बात करें हम लोग, हैंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं ये ज़्यादा एरिया है ऐसे, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये नहीं समझना कि यहाँ ऐसे है तो ये 90 नहीं, ये देखते हैं कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर, ये एरिया हमारा है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ए है, इधर या इधर, यहाँ से नॉर्मल एरिया वेक्टर डायरेक्शन होता है, और ई का भी डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो रहा है, दैट मीन्स 0 डिग्री, और इस केस में क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी, तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट अगर इस हाथ को ऐसे हम कर दें ऐसे, तब तो यहाँ से ऊपर से पास कर जाएंगे सारी लाइनें, मतलब सरफेस से कुछ भी पास नहीं किया। यहाँ पे एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा इस केस में, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री बन गए, और 90 के केस में यहाँ पे देखने से पता चला बहुत कम नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे, और यहाँ से पता चला बहुत कम ऐसे ही पास करेंगे, तो इस केस में क्या हो गया, मिनिमम हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, इसका केवल स्टेटमेंट आज हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रूफ नेक्स्ट कभी पढ़ा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गॉस थ्योरम है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। पहले सिंपल सा समझते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे कहेंगे, ऐसे देखते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया is equals to the 1 अपान एप्सिलॉन 0। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कहा जाए 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ऐसे कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू दी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज enclosed with that surface। बातें समझ में आ गई कि अगर कोई सरफेस एरिया है उस सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं उसका 1 अपान एप्सिलॉन टाइम्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई क्यूब है, इसमें टोटल चार्ज Q है, तो ये जो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट अगर यहीं पर एक कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन, जब वन सरफेस यहाँ देते हैं, क्यूब में जो 6 सरफेसेज होते हैं, वन सरफेस की बात कहा तो 6 एप्सिलॉन, मतलब 1/6 पार्ट उसका हो जाएगा फाई ई इस केस में। अगर 2 से काटा 2, तो यहाँ पर 2 × 1/6 हो जाता। बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, कितने की बात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर एक सरफेस से का क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।